नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। 2020 खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना जो 2020 के शुरुआत में ही, या यूं कहें कि 2020 के शुरू होने से पहले ही दुनिया में आ चुका था, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका ख़तरा हर दिन गुजरते के साथ और भी बढ़ रहा है। खासकर देश में अब इसका ख़तरा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है क्योंकि नया कोरोना वेरिएंट देश में प्रवेश कर चुका है। तो कोरोना ने 2020 में कैसी तबाही मचाई, इसकी किन गलत फहमियों को आपको दूर करने की ज़रूरत है, आपको किन बातों को लेकर अलर्ट रहना है, और इस कोरोना की बीमारी से अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अजयवंत चीमा हैं, जो चीमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स फेज़ 4 मोहाली में जो है उसके डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर चीमा, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूं और आपसे जानना चाहूँगी कि कोरोना, क्योंकि 2020 में इसने बहुत तबाही मचाई, जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं वो क्या है कि इससे कितना डरने की लोगों को ज़रूरत है? नमस्कार मैम, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ कोरोना तो केयरफुल रहने की जरूरत है, पर बहुत ज़्यादा डरन की लोड़ नहीं है। एक बैलेंस दे नाल जे चलिया जाएगा तो जिंदगी भी चलती रहेगी और तुसी बीमारी तो भी बचे रहोगे। नॉर्मली अलग अलग तरह दी इन्फॉर्मेशनस आ रही ने, अलग अलग तरह दियां लोगों के दिमाग के उत्ते हावी हो रही ने। कोई बंदे बीमारी नूं लैके बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे ने, कई बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे जी। सो जे केयरफुल रहा जाए तो ये तो बचा भी जा सकता है, और जे कोरोना हो जाए तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ जल्दी तौर पर ठीक भी होया जा सकता है जे बंदा अवेयर ते इन्फॉर्मेशन ना रहे। ये जो केयरफुल रहने की बात आपने कही है, तो कितना केयरफुल रहना, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो रूटीन है हमारा डेली का, उसी रूटीन में चलते रहना, या कुछ खास प्रिकॉशंस की बात कहेंगे आप? मैं चाहांगा कि मैं इनू बहुत ही सिंपलीफाई करके 2 लफ्ज़ों दे विच कहां कि केयरफुल का मतलब ये है कि जब भी क्राउड च जाओ, ये सोच के जाओ कि उत्थे कोई ना कोई कोरोना तो अफेक्टेड बंदा उत्थे है, तो इस करके मास्क पा के जाओ। दूसरी गल, जिस तरह ही जल्दी ही कोई सिम्पटम आवे तो तुसी जल्दी तो जल्दी टेस्ट करवाओ, और घर दे विच जेड़े बजुर्ग ने या डायबिटिक्स ने या हार्ट वाले ने, उन्हां तो थोड़ा जिहा डिस्टेंस मेनटेन करके रखो, ताकि जे उन्हां नूं हो जावे तो उन्हां दा ठीक होने दे चांस कंपैरेटिवली घट होंदे हन। जे ठीक हो भी जाण तो अगे आने वाली जिंदगी दे विच उन्हां नूं होर कई तरह दी प्रॉब्लम्स आ सकदियां हन। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कई बार कहते हैं कि अगर आप बंद कमरे में किसी ओकेजन में शामिल हुए हैं तो वहाँ आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरना चाहिए। ये किस तरह की, ये जो समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कोरोना बीमारी को लेकर, तो ये कुछ भ्रांतियाँ जो दूर करने की कोशिश है आपके ज़रिए दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश हम करना चाहेंगे। डेफिनेटली जो आपने बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोज्ड रूम में जब कोई ग्रुप हो तो उसमें चांसेस ऑफ स्प्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पीछे यहाँ पे मैरिज सीजन शुरू हुआ, तब हमने देखा कि प्रैक्टिस में सडनली कोरोना केसेस आने ज़्यादा हो गए, और जिसको भी हम पूछते थे उनमें से 90% यही कहते थे कि हाँ, हम मैरिज में गए थे, उसके तीसरे दिन हमें सिम्टम आने शुरू हो गए। तो इस बात पे बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि एक ठीक ढंग का मास्क, जिन्हों कि आप नॉर्मली N95 मास्क कहने हैं, जे तुसी ग्रुप च जाना है तो उत्थे प्रिज्यूम करना है कि उत्थे कोरोना होएगा, तो N95 मास्क ही सब तो ज़्यादा इफेक्टिव टूल है दे लिए। और इस रोल में जो हम जो सैनिटाइज़र मार्केट में उपलब्ध हैं वो भी कई तरह के सैनिटाइज़र हैं, तो वो किन तरह के सैनिटाइज़र्स को हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाना चाहिए? सैनिटाइज़र, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन है। सैनिटाइज़र डिफरेंट तरह के आते हैं, लेकिन जो कोरोना के लिए अप्रूव्ड सैनिटाइज़र हैं वो हैं जिनमें कि 70% अल्कोहल होनी चाहिए। अब बहुत ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस बारे में बहुत सतर्क रही है कि जो गलत प्रकार के सैनिटाइज़र हैं उन्होंने मार्केट चों कढ़ लिया जाए, ताकि वो गलत हत्थां जाके ते बंदे नूं नॉर्मल फीलिंग आती है कि मैं हुण बचा रवांगा, वेयर एज कि वो जिहड़े जरासीम ने वो तुहाडे हत्थां तो उदों मरदे नहीं है। पर सैनिटाइज़र भी एक थानू फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिंदे ने कि मैं हाथ सैनिटाइज कर ले, हुण पता नहीं मैं इन्फेक्ट होवांगा या नहीं होवांगा, बट वो एयर तो भी इन्फेक्शन आती है। सैनिटाइज़र का सिर्फ इन्ना रोल है कि जब तुसी किसी सरफेस ते हथ लगाने हो जिथे कोरोना है, वो तो बाद अपने मूँह ते हथ लगाने हो
ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਂਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ स्नीज़ कर रहा है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ इन्फेक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ सैनिटाइजर नहीं बचा सकते। जी, एक इसमें मिथ ये भी रहा है, जैसे आपने कहा हवा से ज़्यादा डर रहता है फैलने का, तो ये भी कहते हैं कि अगर कोरोना का जो संक्रमित मरीज़ है अगर उस जगह से आके चला गया है, उस जगह पे नहीं भी है, तो भी वहाँ की हवा में जो वायरस है वो ज़िंदा रहते हैं। क्या इस पर आपका क्या? इस पे वेरियस स्टडीज़ हुई हैं WHO में, USA में, UK में, तो हर एक का अलग अलग मानना है। कई कहते हैं कि हाँ हवा में भी रहता है, कई कहते हैं हवा से सरफेस पे आ जाता है। जैसे हवा आपने ब्रेथ ली, आपके टेबल पे आ गया, टेबल पे किसी ने हाथ लगाया, वो 6-8 घंटे तक वहाँ पे वायरस जो है वो एक्टिव है, तब आपको इन्फेक्शन हो सकती है। सो जो नॉर्मल पब्लिक है उसका फोकस जो प्रिवेंशन पे होना चाहिए। मोड ऑफ स्प्रेड हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके एक माइंड में प्रिवेंशन का एम है विद प्रॉपर मास्क और अपने मुंह पे हाथ ना लगाना और हाथ सैनिटाइज करना, आई थिंक यू कैन बी 90% श्योर कि आपको नहीं होगा। जी, तो यानी अगर हम कहें कि लोगों को अगर उन्होंने अच्छा जो सही तरीके से बचाव करता है वायरस से, वो मास्क पहन लिया है तो और चेहरे पर हाथ नहीं ले जा रहे हैं, तो वो फिर 90% तक सिक्योर है वायरस से। पंजाब की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी डॉक्टर चीमा। पंजाब में डेथ रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा है कोरोना के मरीज़ों का। क्या वजह है यहाँ पर? क्या हेल्थ जो फैसिलिटी है वो वीक है, या फिर सरकार ने जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उसमें देरी की या ढील बरती? क्या वजह रही खास? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ 올ਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ, ਹਾਰਟ ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ। जी, एक तो मैं शुरू में ले जाना चाहूँगी आपको, जब 30 जनवरी को देश में पहला केस आया था केरल में, और देखते ही देखते इसने पूरे देश को जो है एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया। सितंबर में सबसे ज़्यादा पीक देखा गया जब एक दिन में ही 97,000 मामले सामने आए थे। तो क्या वजह रही? क्या भारत ने समय रहते लॉकडाउन कर दिया था, इसके बावजूद इतने ज़्यादा हो गए? यानी जो इन्फेक्शन का डर है कोरोना का, सबसे ज़्यादा यही वजह रहा कि इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्टेड हो गए। और ये मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अब एक नया वेरिएंट जो 70% ज़्यादा इन्फेक्शन करता है वो भी आ गया है। तो ऐसी स्थिति में देश के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो ये नया वेरिएंट आया है, इसका सिर्फ एक ही जो डिफरेंस है वो ये है कि ये ज़्यादा कंटेजियस है। जो चांस ऑफ कैचिंग है इन्फेक्शन पुराने वेरिएंट और नए वेरिएंट में इसमें ज़्यादा माना गया है, लेकिन ये नहीं है कि ये पहला ही वेरिएंट है। ये जो RNA वायरसेस होते हैं ये हर महीने दर महीने, हर दिन बर दिन वेरिएंट्स चेंज करते रहते हैं। सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कैच करने के ज़्यादा हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलनेस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप कहते हैं कि जिससे जो कोरोना का वेरिएंट पहले जितना इन्फेक्शन फैलाता रहा है या जितने लोगों को प्रभावित करता रहा है, तो ये नए वेरिएंट से इतना ज़्यादा खतरा या फिर लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है? नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये स्प्रेड ज़्यादा तेज़ी से करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीमारी और ज़्यादा गंभीर करता है। वैक्सीन की मैं बात करना चाहूँगी। देश में कई जगह ऐसे है जहाँ पे ट्रायल शुरू हो गया, पंजाब में भी ट्रायल कुछ वहाँ पे ड्राई ट्रायल्स की बात हो रही कि चल रहे हैं, तो उसकी तरफ कितनी उम्मीद कर सकते हैं हम? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि वैक्सीन की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर 1 करोड़ के आसपास इंडिया में केसेस हुए हैं तो 1 करोड़ तो वो हैं जो कि पॉजिटिव आए हैं लैब रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन हर एक केस के पीछे 50 या 60 ऐसे केस थे जो कि एक्चुअली बीमार थे, जिनको था भी कोरोना लेकिन जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया। हुण जब कोई बंदा टेस्ट नहीं कराएगा वो उस गिनती दे विच नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ केसेस इंडिया दे विच 1 मिलियन तो बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा ने।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀन ਨਾਲ डेफिनेटली बेनिफिट होएगा। तो सबसे बड़ी बात आपने कही कि जिनको हार्ट, दिल की बीमारी है या फिर सांस की बीमारी, डायबिटीज़, तो दिल की बीमारी और डायबिटीज़ है तो उनको सबसे पहले ये वैक्सीन लेना चाहिए। और सांस की बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे पेशेंट को भी कोरोना ज़्यादातर खतरनाक तरीके से प्रभावित करता है। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਪੈਕਟ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਲੰਗ ਘੱਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਡੈਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਰਿਲੇਟਡ ਲੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, और ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ कॉम्प्लिकेशन करके भी डेथ हो जाती है। एक ये मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हमने दिल की बीमारी के मरीज़ों को और हमने मधुमेह के मरीज़ों को, डायबिटिक लोगों को और ख़ासकर अस्थमा के मरीज़ों को हमने कहा कि अवेयर रहने की ज़रूरत है, वैक्सीन पहले आकर ले लेना चाहिए। ख़ासकर और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस वायरस से सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत एक तो बुज़ुर्गों को है, कोई भी 60 साल से ऊपर है उसको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। नंबर ऑफ़ केसेस जो सेकंड सर्ज है वो आई भी तब है जब के लॉकडाउन खुल गया, यंगस्टर्स बाहर गए, बाहर से इन्फेक्शन ले आए, उनको सिम्टम्स नहीं आए या कम आए और वो घर आके उन्होंने बुज़ुर्गों को दिए, तो उस कारण भी जो डेथ रेट है आपने देखा होगा, जो थोड़ी सी सेकंड पीक आई थी तो उसमें थोड़ा सा बढ़ गया था। तो अब क्योंकि एक भ्रांति ये भी थी समाज में कि गर्मी का मौसम आएगा तो ये वायरस मर जाएगा, लेकिन हमने देखा कि गर्मी का मौसम भी आया और चला गया, सर्दी आ गई और फिर भी ये जो वायरस है वो चला जा रहा है, और अब एक तो नया खतरनाक वेरिएंट आ गया। तो मौसम से कोई लेना देना नहीं है इस वायरस का, क्योंकि ये हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे सर्दी हो, सब में सर्वाइव कर रहा है, जिंदा रह रहा है और मजबूत बन रहा है। डेफिनेटली जो पहले लोगों ने सोचा हुआ था कि जब गर्मी आएगी तो इसका इंसिडेंस कम हो जाएगा, लेकिन जब गर्मी आई तो इसकी पीक और भी ज़्यादा होती गई। ये इसलिए भी है क्योंकि ये आरएनए वायरस एक डिफरेंट तरह का वायरस था, जो कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड था। सो उस करके इसके बारे में अभी साइंटिस्ट को भी पूरा पता नहीं था, तो जैसे जैसे टाइम आता गया, नई नई रिसर्च आती रही, तो उस हिसाब से वो अपनी नॉलेज वर्ल्ड के साथ शेयर करते रहे। देश, क्योंकि भारत जो है वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है या फिर जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में किस तरह के प्रिकॉशन जो है सरकारों को लेने चाहिए थे लेकिन वो नहीं लिए गए? जैसे लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन एक ही बार में सब कुछ खुला भी कर दिया गया, तो क्या फेज़ वाइज जो हमने किया वो सही था या इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत थी? अगर आप देखें कि जब लॉकडाउन किया तब भी केसेस बढ़ रहे थे, जब लॉकडाउन खोल दिया तब भी केसेस बढ़ रहे थे, और अब लॉकडाउन पूरा खुला हुआ है तो केसेस कम हो रहे हैं। तो अगर आप इसको कोरिलेट करें तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो ये कहीं इंडिकेट करता है कि जो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है किसी वायरस के अगेंस्ट, वो सिम्टम भारत में नज़र आ रहे हैं? हर्ड इम्यूनिटी ऐसे माना जाता है कि जब 60 to 70% लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तब हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। तो चांसेस ऑफ 70% अभी इफ़ेक्ट होने के अभी कम हैं, लेकिन डेफिनेटली इंडियंस में इम्यूनिटी ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए जो सिम्टम आए भी हैं वो कंपैरेटिवली कम आए हैं, और बड़े लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक भी रहे हैं। तो इंडिया में नंबर ऑफ़ केसेस कम होने के बहुत फैक्टर्स हैं। सब तो बड़ा फैक्टर ये है कि हर बंदे ने अपना टेस्ट नहीं करवाया। जे तुसी यूएसए दे विच देखो, कोई सिम्टोमेटिक है नहीं है, कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ हैं, ਸੋ एसिम्टोमेटिक केसेस ਵੀ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੇ हैं। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਗਨਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਥੀਸ ਵਰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟicker ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟicker ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਊਟਕਾਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਟਿਗਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਟਿਗਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ 1 month ਆਫਟਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ, ਦਿਸ मोटिवेटेड पीपल नॉट टू गेट देमसेल्फ टेस्टेड। तो ये तो एक ट्रॉमा और स्टिग्मा देखा गया। साथ साथ क्योंकि मैं इम्यूनिटी के ऊपर बात करना चाहूँगी, वो क्या फैक्टर्स रहे हैं जिससे कि जो हम इंडियंस हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग देखी गई, जबकि पूरे देश में कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा देखा गया? इम्यूनिटी का रीज़न यही है कि ऑलरेडी नॉर्मल वायरसेस बैक्टीरिया तो बहुत लोग प्रभावित होंदे ने नॉर्मल सिनेरियो दे विच भी। सो जद ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵਾਇਰਸ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇੰਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ हैं ਕਿ ਸੈਲਸ ਆਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਹੈਵ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ। ਸੋ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਦੀ ਸਵੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਏਜ। ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 24 ਸਾਲ ਹੈ। ਯੰਗ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਯੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 41 ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਵਰਲਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ नंबर ऑफ डेथ्स हैं कट हुई हैं। एक क्योंकि समय समय पर ऐसा रिसर्च सामने आता रहा कि एक जैसे सीरो सर्वे, वो क्या था और क्या इसकी कितनी जो है संभावना है, जो सटीक है, सकारात्मक है, ये क्या है? सीरो सर्वे बेसिकली एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇਜ਼ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਬਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ 20% ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੈਕਟਡ। ਇੱਕ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 35% ਤੇ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। मैं दिल्ली की तरफ भी आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा कहर देखा गया कोरोना का। तो क्या वजह रही, दिल्ली की कैसी परिस्थितियाँ रहीं कि लोग ज़्यादा तादाद में संक्रमित हुए और ज़्यादा वहाँ पर दिल्ली में कहर बरपा? क्या वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है शहर का, वो मुख्य कारण रहा, या फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है शहर की, उसकी वजह से ज़्यादा संक्रमण रहा? डेफिनेटली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, लेकिन जब यूपी की बात आती है, यूपी में इन्फेक्शन रेट नहीं देखा गया, जहाँ पर यूपी का ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ पर, क्योंकि यूपी राज्य जो है वो देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में, डेंसिटी में उसका नाम आगे आता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई आंकड़ा नहीं देखा गया, जबकि दिल्ली में ज़्यादा रहा। दिल्ली में फ़र्क ये है कि एक तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो ऑलरेडी जो लोग हैं वो उस पोल्यूशन से अफेक्टेड हैं, और एक लंग जो थोड़ा सा ऑलरेडी डैमेज्ड है वो अगर कोरोना से अफेक्ट होता है। सेकेंडली, दिल्ली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक जगह, वहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट्स भी ज़्यादा होते थे, नंबर ऑफ जगहें जहाँ टेस्ट होने हैं वो भी ज़्यादा होते थे। यूपी में भी कई जो बड़े शहर हैं उनमें इनिशियली एक सर्ज देखा गया था, तो ये दिल्ली में ज़्यादा बीमारी है फैलने का कारण ये भी था। एक डर है लोगों में कि अगर हम टेस्ट कराने जाएंगे तो हमें तो 100% पॉजिटिव दे दिया जाएगा, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है कंट्रीज़ की, उस पर भी कोई ट्रस्ट नहीं है लोगों का। ऐसा देखा जाए कि अगर हम जाएंगे तो करप्शन की बीच में बातें आई, क्योंकि आपने शुरू से कोरोना कैसा रहा है देश में, इस पर आपने नज़र रखी है। तो क्या बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि क्या वाकई में ये जो डर था वो वाकई में था, या है कि अगर जाएंगे तो टेस्ट हमारा पॉजिटिव आने वाला है? देखिए, मैनू ये फीलिंग है कि सरकार नू टेस्ट पॉजिटिव कट के कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। डेफिनेटली दी पॉपुलेशन विज़ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੈਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਥਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਰ ਮਚ ਮੋਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਯੋਰ ਕਮਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਰ ਲੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ what I feel कि everybody has tried their level best। बाकी कमियां तो हमेशा रहनी है जी। डॉक्टर चीमा, मैं क्योंकि सिम्टम्स की आपने बार बार बात की, वैसे सिम्टम्स को बार बार लोगों को बताया गया है कि क्या सिम्टम्स है, मैसेज सरकार की तरफ से बार बार दिए गए हैं कि कोरोना के सिम्टम्स क्या है, लेकिन अब जब देश में हम कह रहे हैं कि कोरोना एक नए ही दौर में प्रवेश कर चुका है तो मेजरली क्या सिम्टम्स हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए इसके जो सिम्टम्स हैं ये बहुत ही वेरिड सिम्टम्स हैं। बुखार, बॉडी एक, खांसी, ज़ुकाम, नाक में कंजेशन, इनमें से कुछ भी हो तो इमीडिएटली अलर्ट होके आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। पहले ये फियर था कि तुम्हें क्वारंटाइन में ले जाते हैं, लेकिन विद टाइम होम क्वारंटाइन शुरू हो गया है। मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी ओवर द काउंटर इंडिया में बहुत ज़्यादा है और बहुत मेडिसिन्स हैं जो कि टाइम पे अगर शुरू की जाएं तो कोरोना को बड़े इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ट्रीटमेंट की आपने बात की कि मेडिसिन्स ऐसे अवेलेबल हैं जो आपको मिल सकते हैं, तो क्योंकि आप चीमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स फेज़ 4 मोहाली के डायरेक्टर हैं तो बतौर उसके मैं जानना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट में क्या फैसिलिटीज़ आप जो है वो मुहैया करा रहे हैं और मेडिसिन्स की अगर बात की जाए तो वो क्या रिकमेंड करेंगे? देखो मेडिसिन्स में भी बिकॉज ये वायरस नया था, इनिशली बहुत कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हुई। एक दिन एक खबर आती थी कि ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, अगले दिन कोई कंट्री वाला उसे रद्द कर देता था। लेकिन ये ओवरऑल देखने में आया है कि अगर सेकंड थर्ड डे तो हम कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन ये शुरू कर दिया जाए, प्लस कोई पॉजिटिव आ जाए तो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो भी इंडिया में ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, तो टाइमली शुरू किया जाए तो इट इज़ वेरी इजीली कंट्रोलेबल। बट अगेन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो डायबिटिक्स हैं और जो हाइपरटेंसिव्स हैं, एस्थमेटिक्स हैं, हार्ट डिजीज़ वाले हैं, वो ज़्यादा केयरफुल रहें, ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट कराएं, ज़्यादा जल्दी टेस्ट कराएं, ताकि नॉट ओनली डेथ इज़ प्रिवेंटेड बट जो इसके लेटर ऑन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी प्रिवेंट किए जा सकें और आप एक हेल्दी लाइफ पोस्ट कोरोना के तौर पे भी जी सकें। एक ये पोस्ट कोरोना को लेकर भी लोगों में डर है कि अगर आप एक बार पॉजिटिव हो गए और आपने इलाज करा लिया, रिकवर भी हो गए, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो इस वायरस की वजह से ये इतना वीक कर देता है आपके शरीर को कि फिर जो भविष्य है उसमें भी ज़्यादा खतरनाक बीमारियों के आने की संभावना, आशंका बढ़ जाती है। देखो इस दे विच जो गल खास इंपॉर्टेंस रखने वाली ये है भी डेफिनेटली जब किसी को कोरोना होंदा है जे उहदी बॉडी पहला ही थोड़ी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो फटीग सिंड्रोम, थकावट वो बहुत ज़्यादा परसिस्ट करती है बनिस्बत बाकी बीमारियां तो। जिवें एक नॉर्मल वायरल होएगा तो तुसी 5 से 7 दिन बाद अपना एक्टिव ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो, बट कोरोना दे विच ये देखण विच आया है कि कई बार महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक भी लग जाते हैं थानू नॉर्मल रिकवर होंदे होंदे। प्लस जे थोड़ा लंग डैमेज हो गया है तो वो लंग डैमेज थानू फॉरएवर लाइफ चलता रहता है। सो इसलिए अगेन द स्ट्रेस हैज़ टू बी ऑन अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, कॉल नहीं करनी। ये माइंडसैट देखने विच आया है कि कई लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं बट कई लोगों नू साह भी नहीं आ रहा होंदा फिर भी वो ये सोच के विशफुल थिंकिंग जिन्होंने असीं कहने भी नहीं मैनू तो कोरोना नहीं हो सकता। सो ये इनिशियली जे तुसीं देखो जब कोरोना शुरू होया सी कोई भी आंदा सी किसी भी बीमारी नूं लैके उदों डर जांदा सी बई मैनू कोरोना तो नहीं। वेयर एज जब तो लॉकडाउन खुलिया है जे किसी नूं क्लीयर कट कोरोना के भी सिम्पटम्स हैं वो हुण आके OPD दे विच कहंदा नहीं जी मैनू तो कोरोना हो नहीं सकता, बिकॉज पीपल हैव दिस थिंग इन माइंड दैट एज इफ कोरोना हैज़ वैनिश्ड फ्रॉम द एयर जस्ट बिकॉज द लॉकडाउन हैज़ बीन ओपनड। ट्रीटमेंट की बात करना चाहूँगी कि आप जो जब लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं कोरोना पेशेंट्स को तो क्या मेजरली जो होता है कि
हफ्ता, महीना या फिर 2 महीना, काफ़ी टाइम लग जाता है, कितना कम से कम समय लगता है? देखिए, जो तो एंटी वायरल ट्रीटमेंट होता है वो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हफ्ते तक रहता है, लेकिन हाँ, कईयों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उस दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज लंग्स काफ़ी तरह से डैमेज हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो एंटी वायरल या एंटीबायोटिक्स जो देते हैं वो 14 दिन तक ही दी जाती हैं। उसके बाद रिकवरी रिलेटेड कोई टॉनिक्स हो गई, कोई कुछ हो गया, किसी को ऑक्सीजन थेरेपी देनी, किसी को ब्रोंकोडायलेटर्स देने, ये अगेन ये सारा डिपेंड करता है हर पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर कितना इफ़ेक्ट आया, उसके क्या सिम्टम्स थे, अब क्या है, रिपोर्ट्स में क्या है। सो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर चीमा, क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो ये कह रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा हो जाता है। जब वैक्सीन की ही बात आती है तो ऐसा लगता है कि क्या ये वैक्सीन सभी अफोर्ड कर पाएंगे? तो एक तो वैक्सीन की अफोर्ड करने की बात, और एक अगर इसका इलाज किया जाए तो ये कितना अफोर्डेबल है? देखिए, जो अफोर्डेबिलिटी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि मेडिसिन्स इतनी महंगी नहीं है जितने कि कई बार हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन जो महंगी हो जाती है। एज़ फार एज वैक्सीन इज़ कंसर्न्ड, अभी उसका रेट कोई तय नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है विद गवर्नमेंट हेल्प कुछ सब्सिडी दे इट माइट कम ऑन अ सब्सिडाइज्ड, या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको कुछ डेफिनेटली कंपनसेट किया जा सके। तो डॉक्टर चीमा, वैसे हमने कोरोना के सभी जो खास बिंदु हैं उनको छूने की कोशिश की है, लेकिन जो एक साफ मैसेज है, एक कुछ लाइनों में हमारे दर्शकों को बताइए कि उनको, क्योंकि नया वेरिएंट देश में आ चुका है, तो कितना डरने की ज़रूरत है, कितना डरने की ज़रूरत नहीं है, और क्या अपने रूटीन में शामिल करें, क्या शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि ये नया वायरस है, तो इसका वे ऑफ स्प्रेड भी डिफरेंट था, वे ऑफ स्प्रेड ज़्यादा खतरनाक था। तो सबसे पहले अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो और ज़्यादा केयरफुल रहना है। सिम्टम्स का खास ख्याल रखना है। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जो आपने आजकल पल्स ऑक्सीमीटर जो हर जगह दिखाते हैं कि उंगली पे लगा के देखते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि नॉर्मली जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो बंदे को सांस चढ़ता है, लेकिन कोरोना में देखा गया कि वो सांस बहुत लेट चढ़ता है जबकि ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी होती है। तो ओपीडी में बड़े पेशेंट्स आते हैं जिनमें के नॉर्मली बैठे सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन वाला मीटर लगाते हैं वो तो कई बार 80 और कई बार 75 तक होती है। तो एक उस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। बी कॉशियस बट फियरफुल नहीं होना, बिकॉज फियरफुल होने से इम्यूनिटी एज सच डाउन होती है और ये खेल ही सारा इम्यूनिटी का है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डर गए तो इम्यूनिटी और वीक हो सकती है, ये आप कहना चाहते हैं? डेफिनेटली। डॉक्टर चीमा, वैक्सीन किसका ज़्यादा असरदार होगा, इस बात पर भी पूरी दुनिया में एक काफ़ी लंबी चौड़ी बहस देखी गई थी, इस पर क्या कहेंगे आप? ਜਿਹੜੀ वैक्सीन है ये नॉर्मली सारियां वैक्सीन जिन्नियां बनी हैं एक काफ़ी इफेक्टिव ने। चैलेंज ये आया सी, नॉर्मली एक वैक्सीन जद कंपनीज कढ़दियां हैं वो 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ हैं, वेरएज जे देखा जाए तो ये वैक्सीन 8 to 9 मंथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। बट ये डिमांड ऑफ द डे सी, बिकॉज जल्दबाजी करनी पैनी सी। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੀ 95 to 98 99% ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ उस पर ये असरदार होगी ये वैक्सीन? यस, नਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ भी ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ कोई डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ही होएगा। सो मैं सारे दर्शकों ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਬਟ ਇਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ
विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी 2021। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चीमा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से वाकई में आपको कितना डरने की ज़रूरत है, आपको अपने रूटीन में क्या शामिल करने की ज़रूरत है और कितना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कोरोना के इस नए वेरिएंट को भी उसका मुकाबला कर सके, उसके साथ लड़ सके, तो आपको भी मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल सबको सेहतमंद बनाए रखेगा। नमस्कार।